हेलो स्टूडेंट। तो देखो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो आगे देखो हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं। आओ देखो भाई, आगे हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर की, कि सल्फर के कौन कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सल्फर के ऑक्साइड में सबसे पहले हमें पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे आप पढ़ते हो कार्बन के ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही यहां पर सल्फर के बारे में पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है बेटा? SO2। फार्मूला क्या होता है? SO2। अब SO2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? SO2 हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखो सिंपल है, सल्फर लिया, ऑक्सीजन लिया, SO2। देखो एक सल्फर दो ऑक्सीजन, क्या हो गया बेटा? SO2। ठीक, आओ देखो भाई, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल समझ रहे हो? हिंदी में बोले तो तीक्ष्ण गंध, मतलब जो बर्दाश्त ना हो। समझ पा रहे हो बेटा? बहुत दिक्कत आने लगती है, ठीक। तो वही चीज है, एक कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल। स्मेल कैसी होती है? बहुत तीक्ष्ण होती है, पंजेंट स्मेल होती है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, आगे देखो बेटा, SO2 इज एसिडिक इन नेचर। जो SO2 होता है वो कैसे नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। समझ पा रहे हो आप? ठीक, आगे देखो, ऐसा क्यों होता है बेटा? SO2 एसिडिक नेचर का क्यों होता है? यहां पे देखो, जब हम लोग SO2 की रिएक्शन H2O से कराते हैं, आपको याद होगा शायद कि जब हम लोग कोई ऑक्साइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं, अगर एसिड फॉर्म होता है तो हम बोलते थे कि वो एसिडिक ऑक्साइड है। अगर हम लोग कोई ऑक्साइड लिया, उसकी रिएक्शन वाटर से कराया, बेस फॉर्म हुआ तो बेसिक ऑक्साइड। अगर एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता था तो एम्फोटेरिक। याद आ रहा है बेटा? ठीक है, अगर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता तो न्यूट्रल। याद है? ठीक, तो यहां पर वही चीज है। देखो बेटा, SO2 इज एसिडिक इन नेचर। जो SO2 है वो कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का। यहां पे देखो, SO2 लिया आपने और प्लस H2O लिया, तो बेटा किस में कन्वर्ट हो गया? H2SO3। H2SO3। देखो भैया, तो यहां पे SO2 की रिएक्शन आपने वाटर से कराई, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? H2SO3 में, जिसको आप क्या बोलते हो? सल्फ्यूरस एसिड। क्या बना बेटा? सल्फ्यूरस एसिड। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा SO2 की और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे देखो SO2 लिया और इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी, किसी बेस से करवा दिया। SO2 की रिएक्शन NaOH से करवा दी, तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? सोडियम सल्फाइट में, Na2SO3 में कन्वर्ट हो गया। बात समझना, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन NaOH से बेस से कराते हैं, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, NaOH से करवाते हैं, तो क्या बनता है बेटा? Na2SO3, जिसको आप क्या बोलते हो? सोडियम सल्फाइड, और साथ में वाटर बाहर हो जाता है। अब इस सोडियम सल्फाइड में एक्सेस अमाउंट में हम लोग SO2 फिर से पास करें। बात समझना, एक बार पहले SO2 लिया, बेस लिया, उसकी रिएक्शन करवाई तो बना सोडियम सल्फाइट। अब इस सोडियम सल्फाइट में फिर से हम लोग SO2 गैस एक्सेस अमाउंट में पास करें, तो फिर से क्या बनता है बेटा? सोडियम बाई सल्फाइट। क्या बनेगा? सोडियम बाई सल्फाइट बनेगा NaHSO3। ठीक है, चलो भाई आगे इसके कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगला है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ SO2। आइडेंटिफिकेशन ऑफ SO2, हम कैसे पता करेंगे कि इसमें SO2 गैस है या नहीं है? ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो देखो इसमें लिखा है सिमिलर टू CO2, मतलब जैसे कुछ रिएक्शन CO2 देता है तो वैसे ही बहुत सारी रिएक्शन CO2 के सिमिलर ही SO2 भी रिएक्शन देता है। जैसे CO2 वाली रिएक्शन होती है वैसे ही SO2 वाली रिएक्शन होती है। जैसे बात करें बेटा SO2 की, ठीक है, तो SO2 की रिएक्शन जब हम कराते हैं CaOH के होल्टॉइस से, ठीक है, जब हम लोग SO2 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है? CaSO3। क्या बनता है? CaSO3 साथ में वाटर। ठीक, अब ये जो CaSO3 बना, ये कैसा होता है? मिल्की कलर का, मिल्की कलर का, और वाटर में कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा बेटा? वाटर में इनसॉल्युबल होगा। फर्दर जो यहां पे बना CaSO3, उसमें अगर हम फिर से क्या पास करें बेटा? SO2 गैस पास करें, तो यही जो CaSO3 है वो कन्वर्ट हो जाता है CaHSO3 में, और जो कि कैसा होता है? एक क्लियर सोल्यूशन होता है। CaHSO3 के होल्टॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सॉल्युबल होगा और एक क्लियर सोल्यूशन होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझना, जब हम लोग SO2 लेते हैं,
उसकी रिएक्शन CaOH से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक मिल्की टाइप का कंपाउंड, हल्का व्हाइट कलर का, सफेद टाइप का, ठीक है, एक दूध टाइप का बेटा एक कंपाउंड मिलता है, ठीक है। वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन दोबारा SO2 से करवाते हैं तो फिर हमें एक सॉल्युबल क्लियर सोल्यूशन मिलता है, सॉल्युबल क्लियर सोल्यूशन, ठीक, किसका बेटा, CaHSO3 के होल टॉइस का, CaHSO3 का होल टॉइस, ठीक। चलो भाई आगे बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। देखो SO2 गैस कैन डीकलराइज्ड KMnO4 और K2Cr2O7 सोल्यूशन। बताओ बेटा, जैसे KMnO4 है उसका वो भी एक कलर्ड है, ठीक है, कलर होता है, कुछ कलर देगा। K2Cr2O7 उसका भी कुछ कलर होगा। तो जब हम लोग SO2 गैस पास करते हैं, SO2 गैस पास करते हैं KMnO4 में, K2Cr2O7 में, ठीक है, तो ये क्या करता है, इनके कलर को हटा देता है, मतलब इनको डीकलराइज कर देता है। बट CO2 कैन नॉट, लेकिन CO2 ऐसा नहीं कर पाता। जैसे देखो बेटा, आपने SO2 लिया, KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 और Mn के ऊपर 2+ में। लेकिन जब आप CO2 लेते हो और यहां पर K2Cr2O7 ले लिया, या फिर आप बेटा KMnO4 भी ले सकते हो, KMnO4 भी ले सकते हो, तो जब CO2 लोगे तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। बात समझना, एक बार लास्ट टाइम मैं फिर से बता रहा हूं कि जो SO2 गैस होता है वो KMnO4 और K2Cr2O7 KMnO4 और K2Cr2O7 के सोल्यूशन को क्या करता है बेटा, डीकलराइज कर देता है, जबकि CO2 ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। चलो भाई, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन किसके लिए है बेटा, SO2 के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, जो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 की बात करें, बात समझना बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ले कि SO3 हम लोग बनाएंगे कैसे। देखो बेटा, हम लोग लें सबसे पहले SO2 गैस, क्या ले लिया, SO2 गैस। अब उसकी रिएक्शन O2 से करवा दी, किससे, O2 से, तो सिंपल ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्या होगा, SO3। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और नीचे क्या है बेटा, प्लेटिनम, ठीक। चलो भाई, तो SO2 की रिएक्शन O2 से करवा दी, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, SO3 में। दिक्कत हो तो हाफ O2 कर सकते हो बेटा, बैलेंस है SO3, क्लियर, ठीक है। आओ देखो भाई, एसिडिक नेचर की बात करें। एसिडिक नेचर बहुत आसान है, यहां देखो, अभी कई बार हो चुका है यार, जब हम लोग किसी ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, अगर मुझे एसिड मिलता है तो उस ऑक्साइड को क्या बोलते हो, एसिडिक ऑक्साइड। तो यहां देखो, आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 लिया, इसकी रिएक्शन H2O से करवा दी, तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में। देखो H2SO3 और O लगा दिया तो H2SO4, क्या सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम लोग किसी ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो, एसिडिक ऑक्साइड। तो इसीलिए तो बोलते हैं बेटा ये कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं SO3 की जो अगली प्रॉपर्टी है, अगली है बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ SO3। SO3 को जब आप हीट करते हो बेटा करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक, जब आप लोग SO3 को करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हो तो ये टूट जाता है SO2 और O2 में, ठीक है। देखो SO3 लिया, हीट किया 1000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, SO2 प्लस हाफ O2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। किसमें टूटेगा, SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में और O2 में, क्लियर। आगे देखो फॉर्मेशन ऑफ ओलियम, फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। अभी हम लोग बेटा H2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे थोड़ी देर बाद, तो वहां पे ओलियम की जरूरत पड़ेगी, यहां पे ध्यान देना। फॉर्मेशन ऑफ ओलियम, हम लोग ओलियम कैसे बनाते हैं, तो देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, SO3 लिया, फिर क्या करते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा देते हैं, किससे, H2SO4 से। तो देखो भैया SO3 लिया, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा दिया, तो देखो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S और S, S2 और H4 है और 3 है 7, ठीक। तो लिख सकते हो H2S2O7, क्या बोलोगे, H2S2O7, और इसे क्या बोलते हो बेटा आप, ओलियम। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। चलो भाई आगे बात करते हैं कि जो SO3 है वो किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो SO3 है बेटा वो किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखो भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट।
अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो SO3। अब बताओ बेटा, इसमें देखो सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, हमने आपको ज्योमेट्री से पढ़ाया है कि नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। बताओ बेटा, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर है नहीं है, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो इसका शेप क्या होगा भैया, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलोगे बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें बेटा मुझे बता सकते हो कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे? बड़ा आसान सा ट्रिक मैंने बताया था, तरीका क्या बताया था बताओ। सबसे पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालोगे, देखो भाई यहां पर 1 सिग्मा 2 और 1 3, 3 सिग्मा, ठीक है भाई, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा या नहीं, बोलो। सल्फर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, O से टीपो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 और 2 6 बॉन्ड बना चुका है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 3 पर sp2। अब बेटा p में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहां पे देखो sp2 क्या 2 काम में आ रहा है, 1 बचा हुआ है, तो मतलब सल्फर के पास 1 p बचा हुआ है। और बताओ क्या सारे ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो इनके पास तो p होगा ही, तो इसका 1 p और इसका 1 p, तो एक तो बनेगा p पाई बनेगा p पाई। अब देखो बेटा एक बॉन्डिंग हो गई p पाई, अब यहां का p में 3 ही हो सकते हैं, तो इसका 1 p खत्म हो गया, तो बचा क्या, अब इसके पास सल्फर भाई थर्ड पीरियड है, तो इसके पास बैक एंड d तो होगा ही, तो इसका p यूज होगा और इसका d यूज होगा, तो अगला लिखोगे p पाई d पाई। यहां पे देखो बेटा इसमें क्या होगा, p पाई एंड d पाई, ठीक। तो आप बोल सकते हो कि SO3 में 2 p पाई d पाई बॉन्डिंग है और 1 p पाई बॉन्डिंग है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है बेटा, तो आप केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स उठाओ, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। इन सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये गैसेस स्टेट में आपने देखा इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट में क्या होगा, SO3 के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन सॉलिड स्टेट SO3 इज एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक ट्राइमर। जब सॉलिड स्टेट में SO3 क्या बनाता है, एक साइक्लिक ट्राइमर बनाता है। देखो बेटा साइक्लिक ट्राइमर का मतलब क्या है, यहां पर देखो 3 गुना कर दिया मैंने, SO3 का 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो ट्राइमर तो हो गया। अब साइक्लिक ट्राइमर कैसे बनाएगा, बहुत सिंपल है, देखो SO3 का होल थ्राइस किया, ट्राइमर बनाया, साइक्लिक ट्राइमर बनाते हैं बेटा। यहां पे देखो कितने हैं, 3 सल्फर, 1 2 और 3 सल्फर ले लिया, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन क्या 9 है, पहले हर सल्फर के बीच में एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो, हर सल्फर के बीच में एक एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। बोलो बेटा कितने ऑक्सीजन काम में आ गए, 3 ऑक्सीजन। अब बचे कितने, क्या 6 ऑक्सीजन, देखो 3 3 9 होता है, 3 ऑक्सीजन यहां पे आपने यूज कर लिए, 3 ऑक्सीजन, बचे कितने 6। अब 6 ऑक्सीजन बचे हैं, बात समझना बेटा, 6 ऑक्सीजन, सल्फर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। अब देखो 2 बॉन्ड बना चुका है, क्या हर सल्फर पर में डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी बेटा डबल बॉन्ड हो। अब बताओ क्या एक साइक्लिक फॉर्म बन रहा है और एक ट्राइमर भी बन रहा है, देख सकते हो बेटा कितने सल्फर, यहां पे देखो 1 2 3 सल्फर, कितने ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 7 8 9। तो देखो बेटा क्या S3O9 हो गया, क्या उसका स्ट्रक्चर। इसमें मैं कुछ पूछना चाहता हूं ऐसे आपके जनरल नॉलेज के लिए, इसमें जरा SO बॉन्ड बताओ, S डबल बॉन्ड हो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे बेटा SO बॉन्ड 6 होंगे। जरा SOS बॉन्ड बताओ, SOS बॉन्ड कितने होंगे बेटा इसमें, SOS बॉन्ड देखो SOS एक ये है, SOS एक ये है, SOS एक ये है, तो टोटल अपने पास SOS कितने बॉन्ड हो गए 3। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 2 कंपाउंड हम लोगों ने कंप्लीट किया, एक पढ़ा हम लोगों ने SO2 और दूसरा क्या पढ़ा बेटा SO3, ठीक है। अब आप इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी करो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपनी इस ऑक्सीजन फैमिली में। तो देखो बेटा ऑक्सीजन फैमिली में जो हमें आगे पढ़ना है
वो है अपने पास थायोनिक एसिड सीरीज। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई थायोनिक एसिड किसे कहते हैं, ठीक है, थायोनिक एसिड। तो बात समझना बेटा, थायोनिक एसिड में क्या होगा, एसएस लिंकेज इज प्रेजेंट। थायोनिक एसिड में कौन से लिंकेज प्रेजेंट होने चाहिए, एसएस लिंकेज, एसएस लिंकेज इज प्रेजेंट, ठीक। जनरल फार्मूला क्या होता है थायोनिक एसिड का बेटा, H2SnO6, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। जनरल फार्मूला क्या होगा थायोनिक एसिड का, H2SnO6, और N की वैल्यू क्या हो सकती है 2 3 4 5 डैश डैश डैश, समझ पा रहे हो, ठीक। अब बात समझो, आप कैसे एसिड का नाम लिखोगे। जैसे बेटा अगर मैंने N की वैल्यू यहां पे 2 रख दिया, N की वैल्यू 2 रख दिया, तो क्या बोलोगे भैया, हाँ बिल्कुल सही, डाईथायोनिक एसिड। अगर बेटा N की जगह पे मैंने 3 रख दिया तो क्या बोलोगे, ट्राईथायोनिक एसिड। अगर N की जगह पे 4 रख दिया तो क्या बोलोगे, टेट्राथायोनिक एसिड। N की जगह पे 5 रख दिया तो क्या बोलोगे बेटा, पेंटाथायोनिक एसिड। समझ पा रहे हो। तो खैर अभी हम लोग ये 3 की बात करते हैं, डाईथायोनिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है बेटा, इसका फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है, डाईथायोनिक एसिड के लिए क्या N की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, बोलो, डाईथायोनिक के लिए N की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब बेटा अगर 2 यहां पर रखोगे तो क्या होगा, H2S2O6, क्या ये बनेगा, H2S2O6, क्लियर है, ठीक। आओ भाई अब बात करते हैं ट्राईथायोनिक एसिड। बताओ बेटा क्या यहां N की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे ट्राईथायोनिक एसिड में। अब जब N की वैल्यू आप यहां पर बेटा 3 रखोगे तो फार्मूला क्या बनेगा, H2S3O6, क्या ये बन जाएगा, H2S3O6, ठीक है। आओ भाई टेट्राथायोनिक एसिड की बात करें तो N की जगह पे इस बार क्या रखोगे बेटा, 4 रखोगे, तो यहां 4 रखोगे तो क्या बनेगा, कौन सा फार्मूला, H2S4O6, क्या बनेगा, H2S4O6। मैं आपको स्ट्रक्चर बनवाना चाहता हूं, ठीक है। देखो कितना आसान है बेटा, 2 सल्फर है, ऐसे लिख लो, ऐसे बनाओ, सल्फर सल्फर, ये बनाया आपने। कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2, ठीक है, और कितने ऑक्सीजन है, 6। तो बेटा 2 ऑक्सीजन यहां पर, 2 ऑक्सीजन यहां पर, क्या 4 ऑक्सीजन काम में आ गए। बचे कितने ऑक्सीजन बेटा, 2 और बचे, 2 हाइड्रोजन बचा, तो ये ऐसे कर लो, OH एंड OH, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये हो गया डाईथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, बना सकते हो आप, ठीक। आओ भाई ट्राईथायोनिक एसिड की बात करें, कितने सल्फर होने चाहिए बेटा, 3 सल्फर, सिंपल यार, कुछ नहीं करना, जैसे 2 सल्फर रखा था ऐसे ही बेटा 3 सल्फर रखो, 1 2 एंड 3 रखा, ठीक। अब जो लास्ट के 2 सल्फर हैं वहां पर ऐसे सिमिलर जोड़ दो, जोड़ दिया। अब बचे कितने, 4 ऑक्सीजन काम में आ गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, सिमिलर OH एंड OH, ऐसे कर सकते हो, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया अपने पास, ट्राईथायोनिक एसिड का। ये हो गया अपने पास डाईथायोनिक एसिड और ये हो गया अपने पास ट्राईथायोनिक एसिड। अब बेटा टेट्राथायोनिक एसिड, ये आपने फार्मूला लिख लिया है, H2S4O6, ठीक है। आओ इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, H2S4O6। बात समझना, S4 है तो कितने सल्फर लें, 4, 1 2 3 एंड 4, 4 सल्फर ले रही है हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो बेटा तो H2S4O6 था, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, तो S4 हो गया। अब देखो कितने ऑक्सीजन काम में आ गए, 4, ठीक। बचे कितने बेटा, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो OH एंड OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बताओ यार, बस मैं लिखूंगा नहीं, बस आप सिर्फ यहां बताओ। यहां सल्फर का कितना होगा, क्या 0 फ्री स्टेट में, यहां देखो फ्री स्टेट में क्या होगा बेटा 0। इस सल्फर की बात करें कितना होगा, इसका -2 और इसका -1, क्या +5 आ जाएगा। यहां पर भी कितना आएगा बेटा, +5, समझ पा रहे हो। यहां फ्री स्टेट में है 0, यहां कितना आएगा +5, यहां कितना आएगा +5, कर सकते हो ना, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा, क्लियर हो गया ना एकदम थायोनिक एसिड, ठीक है। तो थायोनिक एसिड का एक बार फिर से बेटा जनरल फार्मूला बताओ, H2SnO6, H2SnO6, ठीक है। हम लोग N की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो डाईथायोनिक एसिड, 3 रखेंगे तो ट्राईथायोनिक एसिड, 4 रखेंगे तो टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा
प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 से, इसी ऑक्सीजन फैमिली में अगला जो हमें ये अपने बचपन में भी पढ़ा होगा 12th में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, किंग ऑफ एसिड, समझ रहे हो, ठीक है। सारे एसिडों का राजा, जितने भी एसिड होते हैं सबका राजा, ठीक है, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। चलो भाई यहां पे देखो एक नाम और देते हो बेटा, इंडस्ट्रियल एसिड, इसको क्या बोलते हो, इंडस्ट्रियल एसिड। अब बात समझना, अभी मैं बताऊंगा इसे किंग ऑफ एसिड क्यों बोलते हैं, बात समझना, ठीक है। यहां देखो इंडस्ट्रियल एसिड, ठीक, इसमें बेटा पहला है अपने पास कांटेक्ट प्रोसेस, क्या बोलते हो, कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक। तो देखो कांटेक्ट प्रोसेस से हम लोग H2SO4 बना तो लेते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए हमें 3 स्टेप सीखने पड़ते हैं। देखो भाई यहां लिख दिया मैंने 3 स्टेप आर फॉलोड, ठीक है। कितने स्टेप में होती है रिएक्शन, कांटेक्ट प्रोसेस 3 स्टेप में। अब बात समझना, पहले स्टेप में क्या होता है, देखो कितना आसान है यार, सल्फर इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू SO2। जो सल्फर होता है बेटा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू SO2। जो सल्फर है वो एयर मतलब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइज आप देख सकते हो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो सल्फर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें बेटा, SO2 में, ठीक है। सल्फर प्लस O2 इज इक्वल टू SO2। आगे क्या होता है, आगे देखो, SO2 obtained is further oxidized to SO3 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट। जो SO2 होता है यहां पर SO2 बना वो फिर से किस में ऑक्सीडाइज होता है बेटा, SO3 में, और इस बार हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, यहां पे V2O5 हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। बात समझना बेटा, ये डस्ट की वजह से हो रहा है बेटा। यहां पे देखो SO2 obtained is further oxidized to SO3। जो SO2 होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज किस में होता है भैया, SO3 में, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। V2O5 कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है, SO2 फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, SO3 में। तो देखो SO2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू SO3। ये प्रोसेस बेटा, इसमें हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव मैंने लिख दिया डेल्टा H, मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। अब यही पूछा जा सकता है कि कांटेक्ट प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो आप क्या बोलोगे भैया, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें टेम्परेचर क्या लेना पड़ता है बेटा, टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, मतलब क्या, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी H2SO4 का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना। पहले स्टेप में सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के SO2 बना रहे हैं, दूसरे स्टेप में SO2 और हाफ O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, SO3। यहां पर टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होता है, ये एक्सोथर्मिक। अब हम लोग SO3 तक पहुंच गए। अब बेटा क्या करते हैं, बात समझना, SO3 गैस फॉर्म्ड इज पास थ्रू H2SO4 टू फॉर्म ओलियम। अब बात समझना, आप सोच रहे होगे कि हमें H2SO4 बनाना है फिर H2SO4 पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। यहां पे देखो भी H2SO4 ज्यादा अमाउंट में बनेगा और ज्यादा प्योर बनेगा, तो क्या करते हैं, जो SO3 गैस होती है उसमें थोड़ी सी H2SO4 पास करते हैं। तो जब हम लोग SO3 में H2SO4 पास करते हैं तो देखो क्या बनेगा, H2S2O7। देखो H2S2O7, और इसका नाम तो आप जानते हो, भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ओलियम। क्या बोलते हो इसे, ओलियम। देखो बेटा H2S और S, H2O7, 4 और 3 7, ठीक है, H2S2O7 क्या ओलियम का फॉर्मेशन हो गया। अब लास्ट में क्या करते हैं, इस ओलियम में पानी मिला देते हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। ओलियम लिया और उसमें वाटर डाल दिया, तो देखो बेटा फिर से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या, H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है। यहां पे देखो H2S2O7 प्लस H2O, तो देखो बेटा 2H और 2H, 4H हो गए, 2H2 लिखा, सल्फर 2 है तो 2S लिख दिया, और ऑक्सीजन कितने हैं, 7 and 1 8,
तो 2O4, देखो 2H2SO4, समझ पा रहे हो, ठीक। तो ओलियम में जब आप वाटर डालते हो तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, H2SO4 का। बिल्कुल दिमाग में बिठाओ कांटेक्ट प्रोसेस। पहले स्टेप में S प्लस O2, SO2 बना, फिर बेटा SO2 प्लस हाफ O2, क्या SO3 बना, फिर SO3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, H2S2O7, जिसे आप ओलियम बोलते हो। फिर ओलियम की रिएक्शन वाटर से कराओगे, फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2SO4 का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग H2SO4 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आओ भाई अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, किसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, बात समझना बेटा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो बेटा, एसिडिक नेचर, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं भाई, एसिड है तो एसिडिक नेचर तो होगा ही, ठीक है। आगे देखो बेटा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डाइप्रोटिक, बात समझना भाई। H2SO4 तो जग जाहिर है भाई, कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा। H2SO4, HCl, HClO4 याद है ना, ठीक है। HNO3 ये सब क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो यहां पर देखो ये क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक क्यों, यहां पे देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहीं पर देखो H2SO4, इसको तोड़ो बेटा, तो कैसे टूटेगा, 2H प्लस इंटू SO4 के ऊपर 2 माइनस। ध्यान देना बेटा ये इसका पार्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो H2SO4 कैसे टूटता है, 2H प्लस इंटू SO4 के ऊपर 2 माइनस। तो कितने प्रोटॉन दे रहा है बेटा, 2, इसलिए इसे आप क्या बोलते हो, डाइप्रोटिक एसिड, ठीक। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा। अगला है अपने पास डिहाइड्रेटिंग नेचर। ये आप देखते हो पूरी ऑर्गेनिक हम पढ़ा चुके हैं। क्या H2SO4 को हम लोग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकाल देते हैं, ठीक। तो वही चीज है बेटा डिहाइड्रेटिंग नेचर। देखो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हो ना, जो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड में इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड मीना। मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। MENA कौन कौन से होते हैं, FON, याद है बेटा। तो हाइड्रोजन और फोन से जुड़े हुए अगर कोई बॉन्ड बन रहे हैं तो उसे क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। आओ भाई तो उसी की बात हो रही है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन H2O एंड H2SO4, बेटा वाटर और H2SO4 के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आगे देखो, इट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड कैन एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या होता है, जैसे H2SO4 है, ठीक। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि बेटा जैसे आपको कोई रिएक्शन करवाना है, उसमें डिहाइड्रेशन करवाना है, मतलब वाटर निकालना है। अब बात समझना, वाटर निकालना है तो H2SO4 को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप लेते हो। अब जैसे ही आपने उस रिएक्शन में, कोई रिएक्शन हो रही है, उससे आपको वाटर, उसमें डिहाइड्रेशन करवाना है, वाटर निकालना है, तो आपने क्या किया, उसमें H2SO4 डाल दिया। अब जैसे ही आपने H2SO4 डाला, बात समझना, जैसे H2SO4 डाला, क्या H2SO4 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बोलो वाटर के साथ H2SO4 क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा मतलब वाटर को सोख लेगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे क्या करेगा, वाटर को क्या करता है बेटा, अपने अंदर ले लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि जो H2SO4 है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि वाटर और H2SO4 में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है बेटा। मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है, कि यहां पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पाई जाती है। एक मिनट पहले मैं आपको एग्जांपल समझा दूं। यहां पे देखो डिहाइड्रेटिंग नेचर, डिहाइड्रेटिंग नेचर कैसे बेटा, जैसे अपने पास C12H2211 क्या चीनी है, शुगर, ठीक है, सुक्रोज की बात हो रही है। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, मतलब क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, वाटर निकल गया, तो वाटर निकल गया, देखो 12 कार्बन बचा प्लस 11 H2, समझ पा रहे हो। यहां पर देखो बेटा अपने पास फार्मिक एसिड है, HCOOH, क्या फार्मिक एसिड है, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे, H2SO4 डालोगे, क्या यहां से भी वाटर निकाल दोगे, यहां का H और यहां का OH, वाटर आपने निकाल दिया। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO है बेटा, नहीं तो आपको वर्ड समझ लो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। देखो जैसे ही आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हो तुरंत वाटर बाहर हो जाएगा। अब बात समझना कैसे,
जैसे अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, यही तो होगा बेटा H2SO4 का स्ट्रक्चर। देखो H2SO4। अब वाटर की बात करें, यहां देखो, बताओ क्या हाइड्रोजन, यहां पे देखो हाइड्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जो कि मीना जी हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो बेटा, मैंने बताया है FON, फोन, ठीक है। बताओ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या इनके बीच में स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होगी और इसे क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2SO4 और H2O के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये बता सकते हो ये इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर? हाँ वेरी गुड, क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? चलो बेटा आगे बात करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी लास्ट और है, डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, कि भाई H2SO4 को हम लोग डाइल्यूट कैसे करते हैं। तो देखो H2SO4 इज स्लोली एडेड टू वाटर टू अवॉइड एक्सप्लोजन। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा जब भी हम लोग कभी भी कोई एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जैसे आपने HCl ले लिया, HNO3 ले लिया, किसी भी एसिड का जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, किसी भी एसिड का जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड में क्या मिलाते हैं बेटा, वाटर मिलाते हैं। समझ पा रहे हो, एसिड लिया और उसमें क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो एसिड क्या होता है, धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला जाता है। लेकिन जो H2SO4 होता है, ध्यान देना, जो H2SO4 होता है ये बड़ा स्पेशल टाइप का होता है। इसलिए तो क्या लिखा था बेटा, यहाँ पे देखो किंग ऑफ एसिड। इसमें क्या होता है, जब इसको डाइल्यूट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग पानी लेते हैं। क्या लेते हैं, पानी, ठीक है, वाटर ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा H2SO4, एक बूंद गिराएंगे, 2 बूंद गिराएंगे। समझ पा रहे हो, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा H2SO4, मतलब बाकी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, ध्यान देना, बाकी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन H2SO4 को डाइल्यूट करने के लिए पानी में H2SO4 मिलाते हैं। समझ पा रहे हो बेटा, तो वाटर में ऐसे बूंद 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 H2SO4 थोड़ा 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 करके डालते रहेंगे, तब जा करके H2SO4 डाइल्यूट होता है। समझ पा रहे हो, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, किंग ऑफ एसिड। समझ पा रहे हो आप, ठीक है बेटा। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन, विस्फोट हो सकता है। हो सकता है कोई कलाकारी दिखाने के लिए आप लोगों में से कोई कहे लाओ हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है बेटा। समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, अगर H2SO4 का डाइल्यूशन करना है तो H2SO4 इज स्लोली एडेड टू वाटर। H2SO4 को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हम लोग वाटर में डालते हैं टू अवॉइड एक्सप्लोजन, ताकि एक्सप्लोजन ना हो, विस्फोट ना हो। और इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। कभी देखना H2SO4 लेकर के बेटा, ट्राई मत करना, ठीक है, ऐसे रखना और यहां डालना, नीचे से बाहर आ जाएगा, ठीक है, कभी ट्राई मत करना। खैर ठीक है, आप इसको बेटा कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसमें भी कुछ बचा है, अच्छा ये देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बचा है। आओ देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं, एक और बचा है। देखो बेटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो H2SO4 होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखो जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा ZnSO4 में, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है, 0 है, तो यहाँ बेटा SO4 पर होता है -2, तो इस पर कितना आ जाएगा, +2। देखो 0 से कहाँ गया, +2, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो कार्बन फ्री स्टेट में है, क्या है, 0। यहाँ CO2 की बात करें क्या हो जाएगा बेटा, +4, तो 0 से +4, क्या यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। इसको आप क्या बोलते हो, किंग ऑफ एसिड। इसको बनाते कौन से मेथड हो बेटा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से। समझ पा रहे हो, ठीक है। और देखो ये एक इकलौता ऐसा एसिड है, बाकी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, ध्यान देना इस पॉइंट को, ठीक है, बाकी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में हम लोग वाटर मिलाते हैं, लेकिन जब H2SO4 को डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में हम लोग एसिड मिलाते हैं। समझ गए, ठीक है, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग हैलोजन फैमिली, ठीक। अपने P ब्लॉक में हैलोजन फैमिली की बात करते हैं।
तो देखो बेटा हैलोजन फैमिली की बात करें तो आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, याद है। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से याद कर सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी, या आपको जिस तरीके से याद है उस तरीके से याद कर लो बेटा। बस आपको याद होना चाहिए कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन होते हैं। फ्लोरीन, इसे हमें पढ़ना नहीं होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेनली हम लोग इस चार के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बताओ क्या ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, क्या बेटा ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, क्या ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, यहाँ पर फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है और यहाँ पर सिक्स पीरियड एलिमेंट है। बात समझना बेटा, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हैलोजन फैमिली का, ठीक है, बोलो NH2 एंड NP5, क्या होगा बेटा NH2 एंड NP5, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजन फैमिली का। आप मुझे बताओ N की जगह पे सेकेंड पीरियड है तो क्या रखें, हाँ वेरी गुड, 2S2 एंड 2P5 कर सकते हैं हम लोग। आगे देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, 3S2 एंड 3P5 कर सकते हैं बेटा। फोर्थ फैमिली यहाँ पे क्या क्या करोगे बेटा, फोर्थ पीरियड क्या करोगे, 4S2 एंड 4P5 कर सकते हो। यहाँ देखो फिफ्थ पीरियड है तो N की जगह पे फिफ्थ रखो, 5S2 एंड 5P5, यहाँ पर N की जगह पे 6 रखोगे, क्या रखोगे बेटा 6S2 एंड 6P5। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई तो ये हो गए उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लिया हम लोगों ने, तो बेटा बात करते हैं इसमें साइज की, बात करते हैं साइज की, ठीक। तो इसमें कोई वही नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। इसकी साइज की बात करें, साइज की बात करें तो गोइंग डाउनवर्ड साइज increases on going downward size increases। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई एनामलस बिहेवियर नहीं है, ठीक है। चलो भाई तो साइज हो गया। दूसरी चीज बात करते हैं बेटा इसके आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कि भाई बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब आप मुझे बताओ बेटा अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ रहा है तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप लिख लो ऑनगोइंग डाउनवर्ड, ऑनगोइंग डाउनवर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, ऑनगोइंग डाउनवर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। ये सारी चीजें हम बेटा आपको बहुत डिटेल में सिखा चुके हैं पीरियोडिक टेबल वगैरह में, ठीक है। तो चलो भाई साइज क्या होगा ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं हम लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, बात समझना ऑक्सीडेशन स्टेट की। पहला आपने साइज देखा, आयोनाइजेशन एनर्जी देखा, अब बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें बेटा जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का -1 ऑलवेज, ठीक है। फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ऑलवेज। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। बाकी जो बचे हैं अपने पास बचा क्या बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी बात करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या क्या हो सकता है बेटा। देखो फ्लोरीन का तो मैंने बताया -1 ऑलवेज होगा, इनका हो सकता है -1, कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है,
बात समझना बेटा, कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है एंड +7 हो सकता है, ठीक है। ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है एंड +7 हो सकता है। बात समझना, -1 कब होगा, -1 कब होगा, जब ये अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा, जब अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा, जैसे HCl के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो बताओ बेटा, H इससे मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो H पर होगा +1, इस पर कितना होगा, -1। तो अगर अपने से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे H से जुड़ गया, तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1। बेटा अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ गया, जैसे कभी फ्लोरीन से जुड़ गया या कभी ऑक्सीजन से जुड़ गया या नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप, ठीक। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में क्या होगा, ओ सॉरी 0, ऑक्सीजन कह रहे हैं, यहां पे क्या होगा बेटा, 0। तो 0 में क्या होगा, जैसे अगर कोई फ्री स्टेट में है, जैसे Cl2 है, Vr2 है, I2 है, तो इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +3, +5, +7 की बात कर लेते हैं। आओ देखो, एक मैं समझा देता हूं क्लोरीन को, ठीक है। बताओ बेटा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद बताओ, क्या थर्ड पीरियड एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2 एंड 3p5। क्या बोलोगे, 3s2 एंड 3p5। बात समझना, ठीक है। तो चलो भैया कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ग्राउंड स्टेट में s में कितने हैं, 2 और p में 5, ठीक। 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। वैसे तो एक है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 है। एक ले सकता है तो एक ले सकता है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझना, अगर शेयर कर रहा है तो 0 हो जाएगा। अब देखो भैया, क्या क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी होगा, होगा या नहीं बेटा। फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड का, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, लेकिन क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल हैं। यहां पर क्या अपने पास वैकेंट d 1 2 3 4 5, क्या 5 वैकेंट d ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट होंगे। जब यहाँ 5 वैकेंट d ऑर्बिटल हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकते हैं। इसका क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये दो तो अपनी जगह रहेंगे, 1 2 3 बेटा, 1 2 यहाँ से यहाँ जंप करके चला गया तो ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +3। यहाँ पे देखो बेटा, क्या मैंने +3 लिखा है, ठीक है। आगे देखो भैया, अगर मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ, बेटा कोवैलेंसी भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट की बात करूँ, क्या इसको एक बार और इसको जंप करवा सकते हो, तो जंप करवाओगे बेटा, तो ये दो यहाँ पे देखो 3, तो 1 2 एंड 3, देखो इसको जंप करवा दिया। और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने आ गए, 1 एंड 1 2, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या +5 आ रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक। आगे देखो, अगर इसको एक बार और जंप करवा दें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, क्या इसको हम बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ बेटा 1 होगा, और यहाँ तो 3 के तीनों फ्री हैं, 1 2 एंड 3, ये तीनों फ्री हैं। इसको यहाँ भेज दोगे तो बताओ 1 2 3 4 5, 5 ये ऑर्बिटल, 2 पहले थे 1 2 और 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखो क्या +7 आ रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। खैर ये सब आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि फ्लोरीन का होता है -1, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का नॉर्मली होता है -1। अगर अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हैं तो -1, अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हैं तो होगा +1, ठीक है बेटा। और फ्री स्टेट में है Cl2 Vr2 I2 फॉर्म में, तो कितना होगा, 0, ठीक है। आप कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, एक चीज इसमें और रह गई है, अब वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है। आओ देखो सीखते हैं।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो जैसे अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने की बात करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए बेटा क्या साइज बढ़ता है? ये इनके साइज का ऑर्डर होना चाहिए, साइज का ऑर्डर होता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो साइज बढ़ती है। अब बात समझना, जब ऊपर से नीचे की तरफ गए साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए भैया? कम होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की, फिर किसकी होनी चाहिए? क्लोरीन की, फिर किसकी होनी चाहिए? ब्रोमीन की, फिर होनी चाहिए आयोडीन की, ठीक है। ये होनी चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, होनी चाहिए, होगी नहीं बेटा। ये क्या होगी? ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक। बस थोड़ा सा चेंज है। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है। मतलब यहां ऑर्डर क्या बनेगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये है इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब आपके दिमाग में आया होगा ऐसा क्यों? आओ भैया, क्यों भी सीखते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, फ्लोरीन की ज्यादा क्यों नहीं है, क्लोरीन की ज्यादा क्यों हो गई कंपैरिजन टू फ्लोरीन? आओ देखो भाई, फ्लोरीन की बात करेंगे, बताओ क्या सबसे छोटी साइज फ्लोरीन की? ये इतना सा साइज है, देखो ये छोटी सी साइज है, बात समझना, ठीक है। ये छोटा सा साइज है फ्लोरीन का। अब इतने छोटे साइज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं? फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो इतनी सी छोटी सी जगह में इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बतानी है। बेटा बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना यहां आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल होगा, समझ पा रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहते हो तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान नहीं होगा। बात करें क्लोरीन की, क्या उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ पा रहे हो? इसीलिए जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, ठीक है बेटा। तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं हैलोजन फैमिली में। कॉपी करो। आओ देखो बेटा, आगे बात करते हैं कौन कौन से एसिड हैं। यहां पे देखो, एसिड फॉर्म्ड बाय हैलोजन। कौन कौन से एसिड हैं जो हैलोजन के थ्रू बनते हैं? आओ देखो भाई, इसमें सबसे पहले अपने पास आता है हाइड्रो एसिड। कौन सा है? हाइड्रो एसिड। और अगला क्या आता है बेटा? ऑक्सी एसिड। हाइड्रो एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हाइड्रोजन होने चाहिए। हाइड्रो एसिड की बात करें, इसमें क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब क्या है अपने पास? हाइड्रो एसिड। बात समझना। आगे बात करें ऑक्सी एसिड की बेटा, तो इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ देखो ऑक्सी एसिड सिर्फ फ्लोरीन की बात हो रही है। देखो फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड, सिर्फ फ्लोरीन है वही क्या बनाता है? एक ऑक्सी एसिड बनाता है, ठीक। देखो कौन सा? HOF। जो फ्लोरीन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है। कौन सा? HOF, जिसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या नाम है बेटा? हाइपोफ्लोरस एसिड। अब देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हाइड्रा एसिड है इसमें HF, HCl, HBr और HI में बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, बताओ क्या होगा? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। मतलब HF, HCl, HBr, HI। कुछ ऐसा करोगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये किसके बेसिस पे आपने देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, ठीक है। किसकी बेसिस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखोगे तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। ये होगा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बिल्कुल गलत है बेटा। अब बात समझना, मैं यहां आपको समझा रहा हूं। जैसे अपने पास है HF, देखो भाई H ये तो कॉमन होगा, ये हो गया अपने पास फ्लोरीन। ऐसे समझना, फ्लोरीन का क्या साइज? छोटा है।
फिर कौन हो गया, क्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया और फिर आयोडीन हो गया। इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है बेटा अपने पास फ्लोरीन, ठीक, उससे बड़ा क्लोरीन, फिर कौन है उससे बड़ा ब्रोमीन और फिर कौन है आयोडीन। बेटा हाइड्रोजन तो भाई हाइड्रोजन सब में सेम है, हाइड्रोजन की साइज का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब बात समझना, एसिड का मतलब क्या होता है, H+ आसानी से डोनेट कर सके, H+ आसानी से डोनेट कर सके। क्या आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, भाई आयोडीन की साइज बड़ी है मतलब इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बेटा इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या छोटे बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। जैसे दो चौक है मेरे पास, वही सेम एग्जांपल बेटा, ये बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, तो बड़े वाले को तोड़ना आसान होगा या छोटे वाले को, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बड़े वाले को आसानी से आप ब्रेक कर सकते हो। तो ये इस बॉन्ड को आप क्या कर सकते हो, आसानी से ब्रेक कर सकते हो। तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, आसानी से H+ दे देगा। तो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होगा बेटा, HI, फिर कौन होगा HBr, फिर कौन होगा HCl और सबसे वीक कौन होगा HF। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल ऑर्डर है। सबसे अच्छा एसिड HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये वीकेस्ट है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आओ भाई अदर हैलोजन, और देखो बाकी जो हैलोजन होते हैं वो कौन से ऑक्सी एसिड बनाते हैं। फ्लोरीन तो आपने देख लिया सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है HOF, जिसको आप बोलते हो हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पे देखो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो वो बनाता है HClO, एक ऑक्सीजन और जोड़ो, HClO2, फिर एक ऑक्सीजन और जोड़ो, HClO3, एक ऑक्सीजन और जोड़ो, HClO4, ठीक है। तो HClO को क्या बोलते हो, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हो, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 को क्या बोलते हो बेटा, क्लोरस एसिड, ठीक है। HClO3 को क्या बोलते हो, क्लोरिक एसिड। यहां पे देखो HClO4 को क्या बोलते हो, परक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आज के लिए काफी है, ठीक है। ओके बेटा, तो बस आज यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।